देखिए ये रिकॉर्डिंग का एक फायदा क्या होगा ना, इसका प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है, एक सेपरेट चैनल मैंने बनाया है। तो बायोकेमिस्ट्री का भी और सेव करूंगा वहां, तो सारा सीक्वेंसली पार्ट 1, 1, 2, 3, 4 इसको आप लगा दो एक बार, एक के एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, दूसरा के बाद तीसरा चौथा पांचवा, एक बार शुरू कर दो। जब रिवाइज भी करोगे पूरा बायोकेमिस्ट्री लिनियर रिवाइज हो जाएगा। एक बार प्ले कर दो। हाँ, नेट बहुत खर्च होगा आपका, तो क्या करो कि उसका अगर सिर्फ सुन रहे हो तो उसका वीडियो क्वालिटी एकदम कम कर दो। ओके, और सुनते जाओ अपना 2-3 दिन, 4-5 दिन सुनोगे ना लगातार सारा वीडियो, तो सब खत्म हो जाए, लेनिंजर आपका रिवाइज हो जाएगा पढ़ने के बाद। एक बार, दो बार, चार बार, जब भी प्लेलिस्ट को प्ले कर दिए लेनिंजर रिवाइज हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। बाय केयरफुल चॉइस ऑफ कंडीशन सबसे। अब देखिए इसमें है एक वेरिएशन, बाद में एक और मेथड डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, उसमें सुक्रोज डेंसिटी या सीजियम क्लोराइड डेंसिटी मीडियम यूज किया जाता है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी मीडियम, अगर मान लो डीएनए वगैरह को सेपरेट करना है तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी मीडियम यूज करते हैं। एंड इफ यू आर सेपरेटिंग आउट द सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स देन सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट। तो सुक्रोज जो है एक्चुअली उसका ऑस्मोलैरिटी जो है, अगर आप उसको कंसंट्रेशन बनाओगे तो बाहर सेल के ऑस्मोलैरिटी एंड द सुक्रोज का ऑस्मोलैरिटी इट बैलेंसेस। ओके, सो इट इज सेफ फॉर द सेल। तो अब क्या करते हैं सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट में, एक डेंसिटी ग्रेडियंट 10%, 20%, 30% डेंसिटी ग्रेडियंट बना लिया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, इंक्रीजिंग। ऊपर में कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। एंड उसका फायदा क्या होता है, हमको बार बार अलग अलग स्पीड पर ट्यूब में ट्रांसफर कर करके हमको फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर उसमें, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्रेडिएशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है उसका, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सुक्रोज का कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज होते जाएगा वहां पर लेयर जो है थिक होते जाएगा, एंड इन दैट थिक लेयर विल प्रोवाइड द buoyancy osmolarity pressure to that negative opposite pressure to that cell। और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है जो कि उसको बॉटम की तरफ ढकेल रहा है, और उस डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, यहाँ पर डेंसिटी की वजह से उसको एक बॉयंसी मिल रहा है जो उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो जिस भी लेयर में उसका बॉयंसी इक्वल हो जाएगा, उस सब सेलुलर ऑर्गेनेल का बराबर हो गया जिस लेयर में, जहां पर, वहां पर जाके वो इक्विलिब्रेट कर जाएगा। अब हम एक ट्यूब को फुल स्पीड में घुमा देंगे, 1.5 लाख की स्पीड में। ओके, तो 1.5 लाख की स्पीड में घुमाओगे तो क्या होगा, जिसका जितना डेंसिटी रहेगा सर वैसे वो सबसे जो शो करेगा। लार्जेस्ट सबसे हैवी रहेगा वो अपना अपना अपने रिस्पेक्टिव डेंसिटी, अगर उसके बराबर आपने इस तरह का, अब आपने चूज करना है आपको डेंसिटी ग्रेडियंट किस प्रकार का बनाया है। अगर बहुत ही फाइन है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ये ग्रेडियंट जो है बहुत ही धीरे 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 करके बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ रेंज जो है, यहाँ और यहाँ के बीच के रेंज का डिफरेंस एकदम कम है अगर, तो बढ़िया से वो रिजॉल्व नहीं होगा। और ये ठीक है, बढ़िया से रिजॉल्व होगा अगर क्रूड आपने पूरा का पूरा सेल लाइजेट ही दे दिया ऊपर, तो ठीक है। तो न्यूक्लियस, ये जो फ्रैक्शन आ रहा है जो सबसे पहले वाला फ्रैक्शन, इसका डेंसिटी जो होगा उसके इक्विवेलेंट डेंसिटी आपको एक यहाँ पर एक लेयर होना चाहिए उसका। अगर इसका डेंसिटी से उसका डेंसिटी में डिफरेंस हो गया, मान लिया इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो वो पैलेट पर करेगा, रिजॉल्व फिर नहीं होगा। तो फिर आपका पैलेट में जो ऑब्टेन होगा, मान लिया जाए इसमें एक सिंपल मीडियम रहता, सिर्फ फॉस्फेट बफर सेलाइन रहता, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, और उसमें सेल लाइसेट रहता। पहले उस कंडीशन को आप इमेजिन कीजिए, और आपने फुल स्पीड में घुमा दिया उसको, हाई स्पीड में। तब क्या होगा, सब के सब, यानी आपके पैलेट में क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सब है। ओके, और क्लियर सुपरनेटेंट है, पैलेट पूरा थिक है। इस पैलेट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है। अगर इतने स्पीड पर डायरेक्ट आपने फर्स्ट स्टेप में घुमा दिया, और ये फॉस्फेट बफर सलाइन अगर सिंपल है तो क्या सेपरेट आउट हुआ आपका ऑर्गेनल? नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर डिफरेंशियल किए। अब अगर ये सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम होता है यहाँ पर, और आप फुल स्पीड में उसको रोटेट करते, तो क्या होता, अब डिपेंड करेगा यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट किस तरह का है।
जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर डेंसिटी ग्रेडियंट उसको मिला तब वो इक्विबलेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कम है उसका डेंसिटी, किसका डेंसिटी, ये मीडियम का, और ज्यादा डेंसिटी है अभी भी न्यूक्लियस और ये जो पैलेट जो फर्स्ट में यहाँ पर आया था कम स्पीड में घुमाने पर, इसका डेंसिटी अगर ज्यादा है आपके मीडियम से, तो वो उसको फिर इक्विबलेट कौन करेगा, बॉटम इक्विबलेट करेगा, रोकेगा। ग्लास सरफेस पर वो जाकर अटैच हो गया और फर्दर फिर पीछे नहीं जा सकता क्योंकि वो रोके हुए है। लेकिन अगर मान लिया जाए यहाँ पर डेंसिटी उसका इक्विबलेट कर जाता, दोनों का बराबर हो जाता, तो वो ग्लास सरफेस को टच ही नहीं करेगा, वो वहीं पर इक्विलिब्रेट हो जाएगा, वहां पर आके सस्पेंड कर जाएगा, उससे फर्दर वो नीचे नहीं जाएगा, चाहे कितना भी स्पीड में आप उसको घुमाइए, तो वो वहां पर जाके लटक गया। तो ये हुआ एक अच्छा सस्पेंशन, एक क्लियर सेपरेशन, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो बॉटम ने उसको नहीं रोका, वो यहां पर, इसका मतलब ये जो लेयर है, ये बैंड है, इसमें प्योर ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। इसी तरह in different bands pure organelles based upon their density can be separated out। अब माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी यहाँ पर इक्विलिब्रेट हुआ तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का बैंड आ गया, ओके। फिर कोई और फ्रैक्शन का बैंड आ गया। अब आप इसमें क्या किए, ट्यूब को लिए, इसमें छेद कर दिए, नीचे पंक्चर कर दीजिए ट्यूब को। डेंसिटी ग्रेडियंट का डिफरेंट ले, देखिए एक फोटो है पुराने, इस नया और पुराना एडिशन में यही डिफरेंस है। नया एडिशन में वो फोटो नहीं है, पुराने एडिशन में था। मैं दिखाता हूं आपको पुराना एडिशन वाला बुक का, 1 सेकेंड। उसमें फोटो है, ये दिख रहा है फोटो आपको? यस सर। पुराना एडिशन के बुक में, तो ठीक है, वहां से इसको ले लिए। देखिए क्या हो रहा है, डेंसिटी ग्रेडियंट है और ऊपर में पूरा होलसेल लाइसेट आपने पूरा सैंपल डाला, इसमें हैवी लाइट सारे तरह के पार्ट रेड और ब्लू से शो किया हुआ है। बाद में ये डिफरेंट बैंड में अपना डेंसिटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रेट कर गया। लेस डेंस कंपोनेंट जो है ऊपर है, हाई मोर डेंस कंपोनेंट नीचे। अब हम क्या किए, इसको पंक्चर कर दिए नीचे। नीचे पंक्चर करने के बाद लीक किया तो गिरेगा, तो पहले कौन गिरेगा, नीचे वाला पहले गिरा, अलग कर ली। फिर ट्यूब भरते गए, फ्रैक्शन निकालते गए, इसकी बारी आई तो ये वाले ट्यूब में ये सेपरेट आउट हो गया। तो इस तरह से हम सेपरेट आउट कर लिए डिफरेंट बैंड को। तो ये था डेंसिटी ग्रेडियंट। ये फायदा क्या दे रहा है, इसके बदौलत इसमें अलग अलग स्पीड पर अलग अलग हर बार सुपरनेटेंट पैलेट आपको डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, और इसमें आप डेंसिटी से भी कर लिए, ओके। इसको आप फर्दर मान लिया, इस दोनों मेथड को आप कंबाइन भी कर दो, ठीक है। अब जैसे इस पैलेट से, ये पहला वाला पैलेट से हमको होलसेल अलग करना है, साइटोस्केलेटन कंपोनेंट अलग करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट अलग करना है, न्यूक्लियस अलग करना है, इस वाले। तो इस वाले पैलेट को हम लेकर के यहाँ अप्लाई कर दिए डेंसिटी ग्रेडियंट। अब उसमें न्यूक्लियस का अलग लेयर आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग आ जाएगा, होलसेल सबसे नीचे अलग हो गया। अब इस वाले पैलेट से मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम अलग करना है, तो इसका पैलेट लिए और इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट कर दिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग डेंसिटी, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम अलग हो गए। इसको फिर हम और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो आप। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, कहाँ गया? अब हम आते हैं 6th एडिशन वाले बुक पर फिर से। तो ये आप समझ गए कि हम सेल्स ऑर्गेनेल को सेपरेट करके हम उसका स्टडी किए। स्टडी करने में हमको उनका स्ट्रक्चर पता लगा और फिर हमको उसको फिर डायसेक्ट किया, ऑर्गेनेल के अंदर क्या है, उसके अंदर जूस में क्या है, कौन सा प्रोटीन है, किस टाइप का एंजाइम है, कोई स्पेशल तरह का एंजाइम है जो कि सिर्फ वहीं मिलता है क्या, साइटोप्लाज्म या किसी दूसरे ऑर्गेनेल में नहीं मिलता है, सिर्फ उसी ऑर्गेनेल में। तो इस सब तरह का स्टडी हुआ
और उनको फिर और ज्यादा नॉलेज ऐड हुई। These methods were used to establish, for example, that lysosomes contain degradative enzymes. Okay, mitochondria contain oxidative enzymes, chloroplast contain photosynthetic pigments. The isolation of an organelle enriched in a certain enzyme is often the first step in the purification of that enzyme. किसी एंजाइम को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं लिविंग सेल से, तो पहले वो एंजाइम कहाँ पर पाया जा रहा है, किस किस ऑर्गेनल में, वो आप कीजिएगा आइसोलेट। ओके, अब आते हैं साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म में क्या क्या, ऑर्गेनल पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, उसको कैसे। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द साइटोस्केलेटन एंड इज हाईली डायनेमिक। साइटोप्लाज्म जो है साइटोस्केलेटन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज्ड होने के साथ ही साथ, क्योंकि कोई भी चीज अगर ऑर्गेनाइज्ड रहती है तो आप समझो कि वो समझते होगे कि वो रिजिड है, यानी एक ही तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो डिसऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, तो वो अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे हुए है। लेकिन यहाँ पर दोनों खूबी है इसमें, ऑर्गेनाइज्ड भी है साथ ही साथ हाईली डायनेमिक भी है। यानी साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ फाइबर्स एंड इट्स अदर फंक्शंस आल्सो, साइटोस्केलेटन का जो है वो सब जो है धीरे धीरे बदलते रहता है। जैसे ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट विल इन्वॉल्व इन द स्पिंडल फॉर्मेशन। अब लोकोमोशन में अलग तरह का न्यूरॉन्स का सेल, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, वो मेंटेन कर रहा है साइटोस्केलेटन। तो अलग अलग तरह के इसमें है। अब आरबीसी है, आरबीसी में साइटोस्केलेटन का कोई खास काम नहीं है, वहां पर ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, और आरबीसी स्फेरिकल, इसीलिए पूरा का पूरा लड्डू जैसा गोल जैसा होता है, तो हल्का सा स्लाइड में, मतलब पेड़ा जैसा होता है, वो तो बीच में डिप्रेशन होता है, और चूंकि ब्लड में वो फ्लोट कर रहा है। साइटोस्केलेटन, अब जैसे बोन, ओस्टियोसाइट्स है, बोन का सेल्स है, वहां पर साइटोस्केलेटन का बहुत काम है। तो इस प्रकार के अलग अलग सेल में वो अलग अलग तरह के साइटोस्केलेटन है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज हाईली डायनेमिक। There are three general types of cytoplasmic filaments: actin filaments, microtubules and intermediate filaments. Three types of filaments है। सेल के अंदर एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो सेल के बीच में भी होते हैं, सेल के बीच में। फिगर 1.9, फिगर 1.9 देखिए, ये है। सी इन दिस फिगर यू कैन सी, आपको दिख रहा है ये फोटो? यस सर। सर यहाँ पर आपको कितना कलर दिख रहा है इस फोटो में, बताइए? ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर दिख रहा है, यस सर। ऑरेंज कलर, ब्लू कलर you can see, Oh. and the green color also you can see. तो ये ऑरेंज कलर जो है ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि पेरिफेरी के अकॉर्ड अलोंग है। ठीक है, पहले देखो ये कौन सा सेल है लिखा हुआ, ये क्या, कैसे ग्रीन और ब्लू क्यों दिख रहा है? ओके, होता नहीं है ऐसा, दिखता है। ये हम लोग इसको विजुअलाइज किए। कैसे विजुअलाइज किए? एंटीबॉडी जो था, एंटीबॉडी से टैग किए। किसका अगेंस्ट एंटीबॉडी? माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। फिलामेंट, यहाँ पर जो आपका एक्टिन, ये एक्टिन है, ग्रीन वाला एक्टिन है, रेड वाला आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ब्लू जो है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि डीएनए जो स्टेन कर होता है तो वो मतलब ब्लू हो गया होता है। तो तो एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज प्रोटीन्स वो डेवलप किए हुए हैं, और एंटीबॉडी को टैग किए हुए हैं फ्लोरोसेंट क्रोम से, एंड उसको इंक्यूबेट किए, और उसके बाद फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से इसका पिक्चर ले लिए। तो जो एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड किया हुआ था वो ऑरेंज दिख रहा है। ओके, इसलिए अलग अलग कलर का एंटीबॉडी लिए,
को टैग किए अलग अलग तरह के फ्लोरोक्रोम से, सबको ऑरेंज से अगर टैग कर देते तो पूरा ऑरेंज दिखता, यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट द एक्टिन एंड द प्रोटीन प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों अलग अलग तरह के प्रोटीन है, तो दोनों के अलग अलग तरह के एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी को अगर हम ऑरेंज तरह के फ्लोरोक्रोम से टैग कर देते तो ये भी ग्रीन वाला जो रीजन है वो भी आपको ऑरेंज दिखता, ये भी ऑरेंज दिखता, तो लगता है फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसलिए एंटीबॉडी जो कि इसके अगेंस्ट था उसको ऑरेंज से टैग किया गया। 3 तरह के फिलामेंट्स है, साइटोस्केलेटन है ना, और इसके अगेंस्ट ग्रीन तरह का फ्लोरोक्रोम था। अब उसके बाद फोटो लिए कि कहाँ पर ग्रीन है, एंटीबॉडी एंटी एंजन बाइंडिंग स्पेसिफिक होता है, तो जहां जहां वो बाइंड किया वहां वहां वो प्रोटीन मौजूद है। तो दिस टाइप ऑफ फिगर दैट यू हैव ऑब्टेन्ड इन ए 3 types of cytoskeletal filaments, actin, microtubule and intermediate filaments are there। ये थर्ड वाला इंटरमीडिएट जो है, ये आप रेड जो देख रहे हो ये है इंटरमीडिएट। Okay, the cellular structures can be labeled with an antibody that recognizes a protein covalently attached a fluorescent compound। एंटीबॉडी से हम कोवेलेंटली एक फ्लोरोक्रोम अटैच किए हैं और स्टेन कर दिए, तो ये हमको स्टेन किए नहीं क्योंकि फ्लोरोसेंट है, वो लाइट पड़ने पर अपना वो डिफरेंट वेवलेंथ डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोरोक्रोम वो लाइट एमिट करेगा, इसीलिए वो स्टैंड जैसा दिखता है। इसलिए लिखा है द स्टैंड स्ट्रक्चर्स आर विजिबल व्हेन द सेल इज व्यूड विथ ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। इन ए क्या है, एंडोथेलियल सेल्स फ्रॉम बोवाइन पल्मोनरी आर्टरी। बोवाइन मतलब हो गया आपका, बोवाइन बोलते हैं काव या बफेलो, इसको बोवाइन बोला जाता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोवाइन रिलेटिंग टू अफेक्टिंग कैटल, कैटल्स जो है दे आर बोवाइन, काव बफेलो बोवाइन है। उसके ब्लड वेसल्स के, बफेलो के ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियल सेल है, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका एंडोथेलियल सेल का हम स्टेनिंग किए, तो ऐसा है। इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का network। Okay, here you can see that bundles of actin filaments called stress fibers। ये डी को मत समझना, ये कुछ मिस्टेक है। बंडल्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स कॉल्ड स्ट्रेस फाइबर, एक्टिन फिलामेंट को स्ट्रेस फाइबर भी कहते हैं। स्ट्रेस फाइबर्स आर स्टेन रेड, एक्टिन फिलामेंट जो है रेड है, वहां ये जो है रेड जो है एक्टिन फिलामेंट है, जो ऑरेंज जैसा दिख रहा है ये रेड है एक्चुअली। ओके, दिख रहा है आपको रेड? यस सर। सेल के चारों तरफ रेड दिख रहा है, ये सब रेड, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी से बाइंड कराया गया एंड एंटीबॉडी इज टैग्ड विथ ए फ्लोरोक्रोम, और उसके बाद फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से उसका फोटो लिया। अब देखिए सेकेंड, एक्टिन फिलामेंट्स आर रेड, एक्टिन फिलामेंट को स्ट्रेस फाइबर कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर, सेल सेंटर आर स्टेन्ड ग्रीन, सेल सेंटर से आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रेडिएटिंग, और इसका जो एंटीबॉडी वाज टैग्ड विद द एफआईटीसी, एफआईटीसी का कलर क्या होता है फ्लोरोक्रोम का, ग्रीन, पढ़ाए थे क्लास में, फ्लोसाइटोमेट्री में पढ़ाए थे, आपको याद करना। और रेड क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन, पीई, फ्लोरोक्रोम। एंड रेडिएटिंग क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेल सेंटर आर स्टेन्ड ग्रीन एंड क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर स्टेन्ड ब्लू। ठीक है, अब बी देखिए, बी में क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ब्लू जो है तो ये क्रोमेटिन हो गया, देखिए क्रोमेटिन भी बहुत सारा फैला फैला हुआ है, और ग्रीन माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इट्स लाइक रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ओके, तो आप गेस कर सकते हैं ये सेल जो है अभी डिवीजन के स्टेज पर है, सेल डिवीजन हो रहा है। ये एस्टर बॉडी है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है,
और टू दीज स्पिंडल फाइबर्स ये क्रोमोसोम्स जो है आपका अटैच्ड है। और इस और क्रोमोसोम जो है दोनों तरफ पुल अपार्ट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ये सेल डिवीजन के दौरान का फोटो है। ए न्यू लंग सेल अंडरगोइंग माइटोसिस, microtubules green attached to structures called kinetochores yellow kinetochores पढ़ाएंगे, हम पढ़ा भी चुके हैं किसी क्लास में, डेवलपमेंट के क्लास में पढ़ा है कैसे काइनेटोकोर्स एस्टर बॉडीज के साथ, ये देख लेना आप वो रिपीट लेक्चर को, किस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अटैच्ड होते हैं। ऑन द pull the chromosomes to the opposite side or centrosomes magenta in color, यहाँ centrosome of the cell, intermediate filaments made of keratin that is red maintaining the structure of the cell. Intermediate filaments भी ये red वाला है intermediate filaments, और ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। देखेंगे इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन का एक अलग से चैप्टर है इसमें, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। There are three general types of cyto, ये एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिगर 19 देख लिए। डिफरिंग इन विड्थ फ्रॉम 6 से 22 नैनोमीटर, इसका साइज हो गया, लंबाई छोड़ दीजिए, इसका विड्थ जो है 6 से 22 नैनोमीटर इसका विड्थ है। अब हम आपको बताए थे हीमोग्लोबिन का डायमीटर कितना था, 5.5 नैनोमीटर, तो इसका डायमीटर हो रहा है 6 नैनोमीटर, और लंबाई तो बहुत है 6 नैनोमीटर। तो इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फिलामेंट्स है इन सिंगल फिलामेंट, चूंकि उसका 5.5 में ही 4 पॉलीपेप्टाइड चेन था, तो अब देखिए इसका 6 है, तो इसमें देयर इज पॉसिबिलिटी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें भी होंगे। ओके, 6 में ही होंगे तो 22 तो छोड़ दीजिए, इसमें तो और भी ज्यादा होगा। डिफरेंट इन विड्थ, कंपोजिशन डिफरेंट है, किसका, एक्टिन का, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट, तीनों अलग अलग विड्थ का है, कंपोजिशन अलग अलग है, और तीनों का काम भी अलग अलग है, स्पेशल फंक्शन है। ऑल टाइप्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द साइटोप्लाज्म एंड शेप ऑफ द सेल। लेकिन स्पेशल फंक्शन तीनों का अलग अलग होने के बावजूद भी ये तीनों प्रकार जो हैं मदद तो करते ही हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड शेप ऑफ द सेल को मेंटेन रखने में, प्रोवाइड करने में। और प्राइमरी फंक्शन हो गया, और एक और फंक्शन है जो कि अलग अलग है। एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स also help to produce motion of organelles और whole of the cell, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ऑर्गेनल हम बताए ही थे, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये सब का along the माइक्रोट्यूब्यूल मोशन, लोकोमोशन हो सकता है। उसमें कौन इन्वॉल्व है, एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल बोथ, एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स बोथ, ओके। और द होल सेल, पूरा सेल भी एक जगह से दूसरी जगह अगर चल के गया, जैसे अमीबा का सीडोपोडिया, तो यही एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हेल्पिंग। Each type of cytoskeletal component is composed of simple protein subunits that associate non-covalently to form filaments of uniform thickness. कहने का मतलब कि हर तरह का साइटोस्केलेटल कंपोनेंट जो है एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल, वो कैसे बना हुआ है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन सब यूनिट्स। इसका मतलब बहुत सारे प्रोटीन सब यूनिट्स हैं उसमें, मेनी सिंपल प्रोटीन सब यूनिट्स, दैट और दोज सब यूनिट्स एसोसिएट नॉन कोवैलेंटली, आपस में वो सब यूनिट्स जो है नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड है। नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड होने की वजह से सब units can easily dissociate and reassociate. Suppose in some filaments 6 subunits are there,
then that filament is little thicker. अब चाहिए आपको थोड़ा सा पतला फिलामेंट, यानी सेल को रिक्वायर्ड है पतला फिलामेंट, तो 2 सब यूनिट से निकाल दिया, 4 रखा, तो फिलामेंट थिकनेस इज डिक्रीज। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से वो अपना, जैसे रस्सी है, भारी चीज है तो मोटा रस्सी चाहिए, पतला चीज है तो हल्का रस्सी चाहिए, तो आप रस्सी भी अलग अलग तरह का होता है, तो सेल भी अपना रस्सी को मोटा पतला करते रहता है अपना काम के हिसाब से। सॉरी, associate non-covalently to form filaments of the uniform thickness. These filaments are not permanent structures. बताया ही permanent structure नहीं है, छोटा बड़ा कम मोटा पतला होते रह सकता है। They undergo constant disassembly into the protein subunits and reassemble into filaments. Their location in cells are not rigidly fixed but may change dramatically with mitosis, cytokinesis, amoeboid motion or changes in cell shape. उसका लोकेशन भी बदलते रह सकता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जैसे सेल डिवीजन होगा न्यू माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन विल हैपन, दोनों पोल पर स्पिंडल फाइबर विल एस्टेरॉयड बॉडी विल बी गेट क्रिएटेड एंड दोनों पोल से इट विल पुल आउट द क्रोमोसोम ओके टू देयर रेस्पेक्टिव एंड्स। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के अंदर मूवमेंट, किसका, ऑर्गेनेल्स का, ये सब हो सकता है। अमीबॉइड मोशन सीटोपोडिया का ये भी हो रहा है, और चेंजेस इन सेल शेप, सेल का शेप भी बदल सकता है, जैसे कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं, उसमें माइक्रोफिलामेंट ये सब जो है साइटोस्केलेटन जो है वो उतना नहीं बन पाता है, क्योंकि दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो रैपिडली डिवाइड हो रहा है, साइटोस्केलेटन बनने से पहले डिवीजन हो रहा है कंप्लीट साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन बनने के लिए प्रोटीन में जो चाहिए अमाइनो एसिड वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट हो जाता है सेल का। सेल का प्राइमरी रिक्वायरमेंट कैंसर सेल का यही रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाकी चीज से उसको मतलब नहीं है, सिर्फ डिवीजन। तो स्मूथ हो जाते हैं, तो उसमें साइटोस्केलेटन नहीं मिलता है, चेंजेस इन सेल शेप हो गया। तो सेम से जैसे किसी को बोन कैंसर अगर हो जाता है तो बोन का सेल्स का क्या शेप इज फिक्स्ड, बट कैंसरस बोन सेल्स विल बी स्मूथ स्फेरिकल। द असेंबली, डिसअसेंबली एंड लोकेशन सब बता दिए। protein which serve to link the assembly, disassembly and location of the cell and all filaments are regulated by other proteins. इसका असेंबली, डिसअसेंबली और लोकेशन भी है, कोई अलग प्रोटीन है उसके द्वारा ये रेगुलेट होता है, which serve to link or bundle the filaments or to move cytoplasmic organelles along the filaments. Bacteria contain actin-like proteins that serve similar role in those cells. तो कहने का मतलब ये तीनों जो साइटोस्केलेटन के अलावा भी other regulatory proteins are there that regulate it. The picture that emerges from this brief survey of the eukaryotic cell structure is of a cell with a meshwork of structural fibers and a complex system of membrane enclosed compartments. ठीक है, अब आप कल्पना कर सकते हैं ये पिक्चर का कि इतना ब्रीफ सर्वे होने के बाद एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें एक ऐसा सेल है जिसके अंदर एक मेश वर्क है, पूरा जाल जैसा नेटवर्क है, ओके, स्ट्रक्चरल फाइबर का, और स्ट्रक्चरल फाइबर के बीच में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स का। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल है। द फिलामेंट्स डिसअसेंबल and then reassemble elsewhere. Membranous vesicles और ये सब काम उसमें चल रहा है, फिलामेंट असेंबल हो रहा है, रीअसेंबल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स जो है वो बड हो रहे हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनल एंड फ्यूज विथ अनदर। ये सब काम यूकैरियोटिक सेल में चल रहा है। साथ ही साथ ऑर्गेनल्स मूव भी कर रहे हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म अलोंग प्रोटीन फिलामेंट्स and their motion empowered by their motion, ये हम पढ़ाएंगे बाद में, their motion is empowered by energy dependent motor proteins.
There are some special proteins which are motor in function. They provide the dislocation to this, खिसका देता है एक जगह से दूसरा जगह, मोटर प्रोटीन्स है, ठीक है। तो मोटर प्रोटीन खिसका देगा एक जगह से दूसरे जगह, तो किसी को खिसकाओगे तो उसको पटरी चाहिए ना, कोई जगह चाहिए, तो ये पटरी है का काम करता है साइटोस्केलेटन, इसी पटरी पर इसको खिसका देता है ऑर्गेनेल्स को जहां इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक चीज और होता है, ये आपने नाम शायद सुना भी हो, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। सपोज कोई एंजाइम है, तो एंजाइम दो तरह की हो, एक तो डिजॉल्व फ्री एंजाइम है जो कि साइटोप्लाज्म में है, फ्री स्टेट में, और कुछ एंजाइम जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। कम एंजाइम होता है, ज्यादातर एंजाइम सब सिक्रेटरी होते हैं, और सम एंजाइम सब फिक्स्ड। तो जो फिक्स हो जाए एंजाइम है उसके लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका फंक्शन वहीं पर होगा। बट द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द डिजॉल्व स्टेट्स, ओके, उसको कभी कभी अपने एक्शन के लिए दे रिक्वायर ए सबस्ट्रेटम, ए सरफेस। So this endomembrane system provides that, and it segregates special metabolic processes and provides surfaces on which certain enzyme catalyzed reactions occur. ठीक है, होगा बाद में इसका डिटेल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, endomembrane system, a collection of membranous structures involved in transport within the cell. The main component of the endomembrane system are endoplasmic reticulum, Golgi bodies, vesicles, cell membrane, and nuclear envelope. The endomembrane system is composed of different membranes that are suspended in cytoplasm within a eukaryotic cell. These membranes divide the cell into functional and structural compartments or organelles. In eukaryotes, the organelles of the endomembrane system include the nuclear membrane, the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, vesicles, endosome, etc., etc. Okay, so endomembrane system का main क्या है? They provide, okay, they segregate, अलग कर देता है कुछ स्पेशल मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों सेग्रीगेट करने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है एक तरह से बहुत ही डेंस एनवायरनमेंट, क्राउडेड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर बहुत दिखाए एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड पार्ट है, उसमें भी हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जेल लाइक फॉर्म होता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हाईली कंसंट्रेटेड है वो एंडोप्लाज्म। तो एक तरह से एंडोप्लाज्म, जैसे आप इन विट्रो स्टडी करोगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल का, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए कंप्लीट स्टडी, बिकॉज that organelle or that protein compound, protein molecule which is in which you are interested, that will behave differently in that crowded environment like cell, cytoplasm. उस crowded environment आपने उसको purify कर लिया in vitro, and in pure form that will behave differently, क्योंकि crowded environment में उसका interaction other molecule के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए इन विवो स्टडी को हम लोगों को समझना चाहिए, लेकिन इन विवो स्टडी करने कंप्लीट नॉलेज देता है, लेकिन इन विवो स्टडी करने से पहले इन विट्रो स्टडी भी करना जरूरी, प्यूरिफाइड फॉर्म में देख लेते हैं वो क्या कर रहा है, देन हम देखेंगे कि मिक्सचर में वो क्या कर रहा है। ओके, तो एनर्जी डिपेंडेंट, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो जब वो मिक्सचर में है तो उस समय भी कुछ स्पेशल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसको अगर सेपरेट आउट करना है क्राउड से, जैसे भीड़ में से कोई दो आदमी लड़ रहा है तो कोई होशियार जाकर के छोड़ा करके अलग लेके जाता है, उसको फिर समझाता है। ओके, तो इस तरह से कुछ अलग प्रोसेस करना है तो उसको ले गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, न्यूक्लियर एनवेलप या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एनवेलप, वो सब सबस्ट्रेटम प्रोवाइड किया एंड प्रोवाइड अ सरफेस ऑन व्हिच एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शन अकर। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या है एक्सोसाइटोसिस? ट्रांसपोर्ट आउट, और एंडोसाइटोसिस इनटू respectively, that involve membrane fusion and fission.
एक्सोसाइटोसिस, अब देखिए एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है आपका, एक्सोसाइटोसिस में आपका क्या हो रहा है, फ्यूजन की फ्यूजन, आउट। बता सकते हो आप लोग क्या हो रहा है एक्सोसाइटोसिस में? एक्सोसाइटोसिस में हो रहा है फ्यूजन, नहीं सॉरी फीसन, फ्यूजन। फीसन हो रहा है क्योंकि एक सेल से एक वेसिकल अलग हो रहा है, एक से दो बन रहा है तो फीसन हो गया। और एंडोसाइटोसिस में यानी बाहर से एक वेसिकल आया और फ्यूज होकर के सेल में इनकॉर्पोरेट हो गया, तो एंडोसाइटोसिस इज फ्यूजन, क्रॉस है, एक्सोसाइटोसिस फीसन, एंडोसाइटोसिस फ्यूजन। प्रोवाइड्स okay path between the cytoplasm and surrounding medium, allowing for secretion of substances produced in the cell and uptake of extracellular material। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपटेक हो रहा है, यानी फ्यूजन करके बाहर से वो जो मटेरियल उसको अंदर लेना है, शायद न्यूट्रिएंट वगैरह वो ले लेगा, और एक्सोसाइटोसिस से वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देगा फ्यूजन करके, ठीक है, यानी या सिक्रीटरी सब्सटेंस को वो रिलीज कर देगा या अपटेक करके एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स को ले लेगा एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सिक्रीशन कर देता है सेल, यूकैरियोटिक सेल। ये फिगर आप देख ही लिए हैं। अभी 1 मिनट से भी कम समय रह गया है, क्लास बंद हो जाएगी, 10 बज भी रहा है। My energy is also low now, so we will continue tomorrow. Okay? ओके सर। We will continue tomorrow, यहीं से Okay, sir. स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा करके चलते जाएंगे, तो एक दिन ये किताब खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।